हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। चलिए अगले सेट में हम लोग चलते हैं, हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग देखिएगा और फास्ट रिवीजन चल रहा है, जल्दी जल्दी सॉल्व करिएगा। लिखा है गांव और शहरों में रहते हुए मनुष्य अपने ग्रह के मूल स्वरूप को प्रायः भुला बैठा है। इसका सही अंदाज तभी लग सकता है जब वह किसी लंबी समुद्री यात्रा पर निकल जाए। चारों ओर पानी ही पानी है, पानी का अनंत विस्तार है। तब पहली बार उसके सामने यह तथ्य उजागर होता है कि उसकी दुनिया पानी की दुनिया है। वह एक ऐसे ग्रह पर निवास करता है जिस पर पानी की आधिपत्य है। मतलब हम लोग धरती पर रहते हैं, धरती पर सबसे ज्यादा क्या है? हाँ, पानी ही है। समुद्र ही अपने पानी को साफ करके, उसका खारापन दूर करके हमें भेजता है। अगर वह पानी भेजना बंद कर दे तो जीवन समाप्त हो जाएगा। वह आज भी हमारा पालन पोषण कर रहा है। ऐसा नहीं है कि समुद्र मंथन मंथन से एक बार ही अमृत निकला था। अमृत हर बार निकलता है और वर्षा के रूप में पूरी धरती पर बरसता है। सूर्य की गर्मी से तप कर समुद्र का पानी भाप बनता है। निराकार भाप ऊपर जाकर लिखा है साकार में, साकार बादल में ढल जाता है ना। सा आकार मतलब साकार, उसी के आकार में, मतलब जो जाएगा भाप, वो भाप तो बादलों में क्या करता है? मिल जाता है। उसी के आकार में। इन बादलों को मानसून की हवाएं बहुत दूर की जगहों तक ले जाती हैं। जब ऊंचे पहाड़ों या घने जंगलों तक मानसून पहुंचता है तो वहां की ठंडक पाकर ठहर जाता है। पहाड़ और वन मानो कहते हैं कि कब से तुम्हारी बाट जोह रहे हैं, मतलब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पानी बनकर तप्त धरा को तृप्त करो, नव जीवन का संचार करो। एक लाइन हो गया आपका यहाँ तक। ठीक है, देखिएगा। गद्यांश में अमृत किसको कहा गया है? साफ सुथरे जल को, वर्षा के जल को, समुद्र के जल को, पहाड़ों के जल को। तो सीधा सीधा गद्यांश में लिखा है ना। हम्म लिखा है वर्षा के जल को ही क्या कहा गया है? अमृत कहा गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। पढ़ने से क्लियर है कि देखना पड़ेगा? गद्यांश क्लियर है ना? हम्म देखिए, देखिए। ऐसा नहीं है कि समुद्र मंथन से एक बार अमृत निकला। अमृत हर बार निकलता है और वर्षा के रूप में पूरी धरती पर बरसता है। पहाड़ और वन किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? ठंडी हवाओं के बादलों की, सूरज की, समुद्र की, है ना। तो लेकिन पहाड़ पहाड़ और मानो, वह वह पहाड़ और वन मानो कहते हैं कब से तुम्हारी बाट जो रहे हैं। किसकी? बादलों की। ऑप्शन बी। गद्यांश के अनुसार मनुष्य को जल की महत्ता समझनी चाहिए, समुद्र की महत्ता समझनी चाहिए, बादलों को बरसने से रोकना चाहिए, वन और पहाड़ों पर घूमना चाहिए। हम्म हम्म जल की महत्ता को समझना चाहिए, है कि नहीं? जल ही जीवन है। 94 लिखा है अंततः डॉट डॉट ही वर्षा के रूप में बरसता है। मानसूनी जल, समुद्र का जल, पहाड़ों का जल, भाप का जल। हम्म डी भाप का जल क्या है? अरे भाई, अंततः जो जो समुद्र का जो जल है वो वर्षा के रूप में बरसता है। भाप थोड़ी जल है। मानसून क्या है ये सब? समुद्र का जल। ऑप्शन बी। धरती को डॉट डॉट ठंडक देती है हवा,
सूर्य की किरणें, पहाड़ियां, वर्षा। हम्म। वर्षा। वर्षा ही क्या देती है? हवा ठंडा थोड़ी है, हवा गर्मी भी चलती है, लेते हैं हवा। है। गर्मी की हवा लगता है तो सारा चीज ढक के चलते हैं, काहे नहीं हवा लेते हैं गर्मी वाला। किरण। धरती के अधिकांश भाग में है पर्वत, वन, पानी, मनुष्य। है ना? पानी रे पानी। है ना? मनुष्य की दुनिया पानी की दुनिया है, ऐसा क्यों कहा गया है? मनुष्य बहुत पानी पीता है? मनुष्य केवल पानी ही पीता है? शरीर को चलाने के लिए पानी चाहिए, पृथ्वी पर अधिकांश भाग जलमय है। हम्म। सब रेगिस्तान थोड़ी है, ऊंट जैसे एक ही बार में है। आ? हम कहे ऊंट न पीता है पानी एक बार। हाँ। तो मनुष्य को तो 1 घंटे बाद चाहिए ही पानी। समूह से भिन्न शब्द। समुद्र, वन, समुद्री, पर्वत। हम्म। समुद्री। है ना? हम्म। अरे भिन्न पूछा है। यहाँ लिंग वचन कारक के अनुसार। ठीक है ना? आगे देखिए, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं का मूल भाव है, जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई रूप रंग ना हो, जिसकी कोई परछाई ना हो, जिसका कोई अस्तित्व ना हो। हाँ, कहते हैं ना कि निराकार है, निराकार ईश्वर दिखता है, गोल गोल है। करें ईश्वर कोई आकार नहीं है, निराकार है। हाँ, धन निरंकार ना। हाँ। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। पंखों से रे, फैले फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी अंगुलियां, चौड़े हैं करतल, तड़ तड़ पड़ती धार वार की उन पर चंचल, टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल, नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से बिहवल, झरते हर सिंगार बेला कल बढ़ती पल पल, हंस मुख हरियाली में खग कुल गाते मंगल। है ना? तो पंखों से रे, फैले फैले ताड़ों के दल, मतलब एक पंक्ति है कि जो ताड़ के पत्ते होते हैं, बहुत चौड़े चौड़े होते हैं ना। ताड़ के पत्ता, ताड़, हाँ, तो चौड़ा होता है। तो कह रहा है कि पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल, दल माने समूह। तो उस जो पेड़ होगा उसमें बहुत सारे पत्ते होंगे, पूरा चौड़े चौड़े होंगे। ऐसे कह रहा कैसे? जैसे लंबी लंबी अंगुलियां, हमारे अपने हथेली देखिए, तो हमारी अंगुलियां लंबी लंबी होती हैं, और चौड़ा करतल, करतल मतलब जो अपना बोलते हैं ना, ये मेरा गदोरी बोलते हैं ना अपना बोलचाल की भाषा में। तो वही कह रहे हैं, तड़तड़ पड़ती धार वार की, मतलब जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं, जब उस पर पड़ती हैं, तो क्या करते हैं? धार, और वार, वार माने पानी। है ना? तो उन पर चंचल, तो पूरा एकदम उस पर गिर रही हैं, और टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल, और जब उस पर बूंदें गिरती हैं तो टप टप की आवाज आती है, और वहां से पानी धीरे धीरे झरने की तरह नीचे गिरता है। नाच रहे पागल हो ताली दे जल तल, और सभी नाच रहे हैं। जब बरसात होती है तो ठंडक मिलती है, और जब सारे पेड़ क्या करते हैं, हवा भी चलती है, और सारे पेड़ आपस में एक दूसरे में टकराते हैं। तो झूम झूम, हाँ, झूम झूम सिर नीम हिलाती, तो नीम जो है, तो नीम भी क्या कर रही है? सिर हिला रही है, हाँ, डांस कर रही है। सुख से बिहवल, है ना? पूरा एकदम सुख पूर्वक, क्योंकि नमी भी मिलती है सब कुछ।
हाँ, और उस समय जो हर श्रृंगार का जो फूल होता है, झरते हर श्रृंगार, बेला कली बढ़ती पल पल। और जो बेला बेला फूल होता है, इसकी कलियां बरसात के समय जो हल्का हल्का उस पर बूंदें गिरती हैं तो बढ़ जाती हैं। और हंसमुख हरियाली में खकुल, और ऐसी बारिश में जो खकुल होते हैं, जो पक्षियों का समूह होते हैं, वो कलरव करते हैं। ऐसा लग रहा है मानो मंगल गीत गा रहे हैं। लिखा है, ताड़ के पत्ते के फैलाव की तुलना किससे की गई है? दलों से, पंखों से, अंगुलियों से, हाथों से? हम्म पंखों से। ठीक है, ऑप्शन बी। कविता में वार से तात्पर्य क्या है? बारिश, तलवार, खड़ग, जल। हम्म बारिश से। बारिश नहीं है कोई सेंस। ठीक है, वार माने जल है। कविता में प्राकृतिक सुख किससे मिल रहा है? झरने के टपकने से, तालियां बजने बजाने के, पक्षियों के गाने से, बारिश होने से। हम्म हम्म बारिश होने से। ठीक है। सुख से विह्वल होने से क्या तात्पर्य है? म- पक्षी मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण मतलब क्या होता है? अच्छा। हाँ। सुख से विह्वल होने से क्या तात्पर्य नहीं है? उल्लासित होना, प्रफुल्लित होना, विषादयुक्त होना, विभोर होना। तो पूछा है, सुख से विह्वल होने का तात्पर्य नहीं है तो विषाद युक्त होना, है ना? हम्म तो खगकुल। अरे, विषाद माने क्या होता है? तीखापन। तो सुख में कष्टदायी। हाँ। खगकुल गाते मंगल से तात्पर्य क्या है? पक्षी मंगलाचरण कर रहे हैं, पक्षी कुल का गीत गा रहे हैं, पक्षी हर्ष के गीत गा रहे हैं, पक्षी कुल की मंगल कामना कर रहे हैं। पक्षी हर्ष के गीत गा रहे हैं, खुशी के गीत गा रहे हैं। जैसे हम सबके घर में होता है ना, खुशी के कुछ गीत होते हैं। तो उस समय में हाँ, सारे लोग एकदम अपने अपनी खुशियां में लीन रहते हैं, है ना? हम्म तो समूह से भिन्न लिखा है, तड़ तड़, टप टप, झूम झूम, चल दल। हो जाएगा चल और दल। हाँ, चलिए, शिक्षण आ गया। शिक्षण। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बोली जाने वाली हिंदी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में बोली जाने वाली हिंदी से भिन्न है। इस भिन्नता को किस रूप में जाना जाता है? वह हिंदी की बोलियां हैं, वह विभिन्न भाषाएं हैं, वह हिंदी की एक बोली से संबंध रखती हैं, वह आने वाले समय में विभिन्न भाषाओं का दर्जा प्राप्त कर लेंगी। वे हिंदी की बोलियां हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम से संबंध में सही नहीं है? भाषा मुख्यतः अपने उद्देश्यपूर्ण प्रयोग के माध्यम से विकसित होती है। अधिगम में बातचीत, लिखना, आकार देना और आगे बढ़ना शामिल है। अधिगम भाषा की आकृतियां और नियमों को सीखने के द्वारा होता है। भाषा का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में योगदान देता है और इसके लिए पूर्व अपेक्षित भी है। हम्म क्योंकि कह रहा है क्या? सही नहीं है, तो अधिगम भाषा की आकृतियां और नियमों को सीखने द्वारा होता है। ये ऑप्शन सी सही नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से किन भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? संस्कृत, तमिल, डोंगरी, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। हिंदू, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और उड़िया। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी और उड़िया। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। तो पूछा है शास्त्रीय भाषा। ठीक है, क्योंकि देखिए, शास्त्रीय भाषा के रूप में तो संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। ठीक है। ये प्रश्न अभी कुछ दिन पहले फिर रिपीट हुआ था, शास्त्रीय भाषा। जहाँ सब गलतियां किए थे, त्रिभाषा सूत्र में गलतियां किए थे। उसी दिन बताए थे सारी भाषा को हम।
हम्म। देखिए, यहाँ लिख दिया क्या, हिंदी, तो हिंदी नहीं है। यहाँ लिखा संस्कृत तमिल, है ना, और कन्नड़ है, मलयालम है, डोंगरी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, संस्कृत तमिल तेलुगु है, कन्नड़ और मराठी और उड़िया, तो यहाँ मराठी नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। शिक्षा में मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा में विद्यार्थी शिक्षा आरंभ करते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसमें और अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। शिक्षार्थी अपने सभी विषय अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं और आगे जाकर अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं। शिक्षार्थी मातृभाषा में एक भाषा के रूप में सीखते हैं और विद्यालय में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन करते हैं। शिक्षार्थी कक्षा एक से ही अंग्रेजी सीखते हैं और विद्यालय के माध्यमिक स्तर पर भारतीय भाषा माध्यम से अंग्रेजी माध्यम अपनाते हैं। बिल्कुल, कि बहुभाषिकता पूछा है, बहुभाषिकता तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है ना, इसमें अपनी मातृभाषा में विद्यालय शिक्षा आरंभ करते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसमें अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। चलिए 10 नंबर देखें, 110। विद्यालय शिक्षा में बहुभाषावाद किस प्रकार का एक संसाधन है? जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक भाषाओं का शिक्षण, लचीली भाषा शिक्षा को नीति की स्वीकृति, कक्षा में शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग, कक्षा में इसे शिक्षण की विधि के रूप में अपनाना। हम्म, कक्षा में शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग, ऑप्शन सी राइट आंसर। बिल्कुल। आगे लिखा है, जब कोई बालिका नई भाषा सीखती है वह उस भाषा को बोलने व उसका प्रयोग के लिए कुछ समय लेती है। इस अवधि को किस रूप में जाना जाता है? अवलोकन विधि, मौन अवधि, चुनौतीपूर्ण अवधि, बबलाना अवधि। हम्म, चुनौतीपूर्ण। हाँ, अरे लिखा है, जब कोई बालिका नई भाषा सीखती है उस भाषा को बोलने व उसका प्रयोग के लिए कुछ समय लेती है, तो इस अवधि को किस रूप में, तो अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशंस कोई मतलब है नहीं। अब बबलाना, क्वीन, ये सब बच्चों के लिए हैं। और चुनौतीपूर्ण चैलेंज होता है, हो जाएगा मौन अवधि। भाई वो कुछ समय के लिए क्या कर रही है, समय ले रही ना, रुक जा रही है ना। तब आगे देखें। एक अध्यापक, है ना, लिखा है गर और भर से अंत होने वाले शब्द को जैसे विसर्ग और विदर्भ आदि का उच्चारण करवाती है। शब्दों को इन शब्दों के इन जोड़ों के किस रूप में जाना जाता है? तुलनात्मक जोड़े, विपरीतात्मक, तुलनीय और विषम। भाई एक विसर्ग है, एक विदर्भ है, तो इन जोड़ों को विषम जोड़े हैं ना, सम थोड़ी, बराबर हैं, दोनों सेम हैं। तो चलिए आगे देखिए। गौरव गिज्जू भाई बधेखा की छोटी छोटी कहानियां पसंद करता है और जब उसे समय मिलता है तो इन कहानियों को पढ़ता है। इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाता है? सरसरी तौर पर पढ़ना, बारीकी से पढ़ना, विस्तार से पढ़ना, तीव्रता से पढ़ना। तो हो जाएगा विस्तार से पढ़ना, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अंत क्रियात्मक परिकल्पना का समर्थन नहीं करता है? चयनित विषयों पर समूह परियोजना, कार्य, शिक्षार्थियों के विनिमय के अवसर, बातचीत प्रदान करना, समूह कार्य, जोड़े में कार्य और समूची कक्षा में एक साथ कार्य,
अध्यापक द्वारा व्याख्यान और श्रुतलेख कार्य। हम्म जी, अध्यापक द्वारा व्याख्यान और श्रुतलेख, ऑप्शन डी ना समर्थन नहीं करता है, डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में पठन विकसित करने का उद्देश्य नहीं है? पाठ सामग्री को पढ़ते हुए उसमें से निष्कर्ष ढूंढना, पाठ सामग्री को अपने पूर्व अनुभवों से जोड़ना, शब्दों और शब्द समूहों के अर्थ समझना, अध्यापक द्वारा जोर से बोलकर पढ़ने के बाद उसे दोहराना। ऑप्शन डी, बिल्कुल, अध्यापक द्वारा जोर से बोलकर पढ़ने के बाद उसे दोहराना। आस्था कक्षा 6 में एक वाक्य का उदाहरण देकर व्याकरणिक अवधारणा मिश्रित वाक्य की पहचान करवा रही है। वह अपने विद्यार्थियों को बहुत से वाक्य देकर अभ्यास करवा रही है और बाद में सरल वाक्यों से मिश्रित वाक्य बनाने का काम देती है। इस युक्ति को क्या कहा जाता है? शिक्षा शास्त्री व्याकरण अध्ययन, संलग्नता विमर्श, गहन अभ्यास द्वारा व्याकरण, प्रस्तुतिकरण अभ्यास, परिणाम। देखिए, इस युक्ति को, तो ये युक्ति है प्रेजेंटेशन, ठीक है ना? ये युक्ति क्या है? प्रेजेंटेशन है जी। हाँ, प्रेजेंटेशन अभ्यास परिणाम है। एक अध्यापक को एक पंपलेट मिला जो नगर पालिका द्वारा मानसून के दौरान रक्षात्मक उपाय अपनाने के बारे में था। उसने अपनी कक्षा में विभिन्न कार्यों द्वारा पठन और शब्दावली सिखाने के लिए इस पंपलेट का प्रयोग किया। इस पंपलेट को क्या कहा जा सकता है? प्रमाणिक सामग्री, आविष्कृत सामग्री, भाषा अधिगम के लिए कार्य, डिकोडिंग, निवेश। जी, प्रमाणिक सामग्री है सब, ठीक है, ऑप्शन ए। लिखा है, एक अध्यापक ने कक्षा 7 के विद्यार्थियों को कहा कि वे समूह बनाकर ऐसे विषय थीम का चयन करें जिसके अंतर्गत अपने शहर और आसपास के स्थानों से जुड़े आंकड़े एकत्र करें, अपने मित्रों के साथ उन पर चर्चा करें और रिपोर्ट तैयार करें। इस कार्य को क्या कहा जाएगा? गृह कार्य, प्रदत्त कार्य, परियोजना कार्य, सामाजिक विज्ञान के लिए कार्य। हम्म हम्म निम्नलिखित में से किसे पोर्टफोलियो का आकलन कहेंगे? पोर्टफोलियो शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम कार्यों का संग्रहीकरण व रिकॉर्ड रखना और उनके समग्र आकलन के लिए इनका उपयोग। शिक्षण अधिगम के पूरे वर्ष के दौरान प्रत्येक शिक्षार्थी के रिकॉर्ड का संग्रहीकरण और शिक्षार्थियों की सत्रांत परीक्षाओं तथा उनके समग्र आकलन हेतु उपयोग। पूरे वर्ष औपचारिक परीक्षाओं द्वारा आकलन। हम्म पोर्टफोलियो सबसे, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए 120 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक भाषा के संदर्भ में सही है? सांकेतिक भाषा की व्याकरण होती है, सांकेतिक भाषा में व्याकरण नहीं होती है। सांकेतिक भाषा हाव भाव का समूह है, पूरे विश्व में एक तरह के सांकेतिक भाषा है। सांकेतिक भाषा की व्याकरण होती है, ठीक है। कितना सही हुआ? हम्म चलिए, आज की क्लास में यहीं तक। सभी लोग बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत सही है सभी का। आज की क्लास यहीं तक, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय सभी को। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट में अपना मार्क्स जरूर बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय सभी को।